हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट 23 मध्य प्रदेश पटवारी सामान्य प्रबंधन। क्वेश्चन नंबर पहला लेते हैं बेटा। संचालन प्रबंधन निम्न पर लागू होता है। संचालन का प्रबंधन जो है वो निम्न पर लागू होता है। केवल सेवा क्षेत्र पर, केवल उत्पादन के क्षेत्र पर, उत्पादन और सेवा दोनों पर। बिल्कुल सर, दोनों पे होते हैं। ठीक है, उत्पादन में भी होता है और सेवा दोनों क्षेत्रों पर होता है। देखिए, संचालन प्रबंधन माल व सेवाओं के उत्पादन प्रबंधन की प्रक्रिया है। इस प्रकार की परिचालन एक व्यापक शब्द है जो हार्ड माल निर्माण प्रबंधन व सेवा प्रबंधन दोनों को सम्मिलित करता है। ठीक है ना, यह उत्पादन व सेवा दोनों पर लागू होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा। आप एक कार्यदल वर्क टीम के सदस्य हैं, है ना, जिसका लक्ष्य उत्पादन प्रक्रिया की दक्षता में सुधार लाना है। उत्पादन को जितना ज़्यादा हो सके उतना बेहतर बनाना है। आपकी टीम को के रूप में वर्णित किया गया है। समस्या समाधान के रूप में, स्वप्रबंधित के रूप में, लक्ष्य उन्मुख के रूप में, उत्पादन उन्मुख के रूप में। बताइए, समस्या समाधान के रूप में। दूसरे का क्या है? ए आंसर आएगा। क्या आएगा? ए। भाई समस्या क्या है? समस्या ये है कि लक्ष्य का उत्पादन कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा होगा, तो उसको सही करना है, आपको दक्षतापूर्ण तरीके से काम करना है। ठीक है ना, तो समस्या समाधान के रूप में आप पहचाने जाएंगे। आपकी टीम को समस्या समाधान के रूप में वर्णित किया जाएगा। ठीक है, देखो, आप एक कार्यदल के सदस्य हैं जिसका लक्ष्य उत्पादन प्रक्रिया की दक्षता में सुधार लाना है। आपकी टीम को समस्या समाधान के रूप में वर्णित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। परिवेश की आवश्यकता है अस्तित्व। परिवेश अस्तित्व की आवश्यकता है या संबद्धता की या वृद्धि की या इनमें से कोई नहीं। ओके, 3 का सी। देखो, वृद्धि, परिवेश वृद्धि की आवश्यकता है ना। वातावरण जो होता है वो वृद्धि की आवश्यकता है। ठीक है, परिवेश वृद्धि की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा। एक रिक्त स्थान एक धुंधली पृष्ठभूमि छवि फेडेड बैकग्राउंड इमेज है जो पाठ के पीछे प्रदर्शित होती है। जो पाठ होता है उसके पीछे प्रदर्शित होती है। इसका उपयोग किसी दस्तावेज की स्थिति या कंपनी के प्रतीक को इंगित करने या कलात्मक दर्शाने के लिए भी किया जाता है। देखो भैया, जो वाटरमार्क होता है ना आपका, आप जैसे किसी किताब में देखते हो तो उसमें वाटरमार्क लगा होता है कि नहीं, तो वो कहाँ, वो धुंधला सा दिखाई देता है। बैक पेज पर, बैक एरिया में धुंधली पृष्ठभूमि दिखती है बैकग्राउंड पर, और पाठ के पीछे प्रदर्शित होती है, यानी कि जहाँ आप पढ़ते रहते हो उसके पीछे दिखती है आपको। ठीक है, इसका उपयोग किसी दस्तावेज की स्थिति या कंपनी के प्रतीक को इंगित करने या कलात्मक दर्शाने के लिए भी किया जाता है। वाटर मार्क होता है। ये क्या होता है? वाटर मार्क। ठीक है, एक वाटरमार्क एक धुंधली पृष्ठभूमि छवि है जो पाठ के पीछे प्रदर्शित होती है। इसका उपयोग किसी दस्तावेज की स्थिति या कंपनी के प्रतीक को इंगित करने या कलात्मकता को दर्शाने के लिए किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन लीजिए। निर्णयों की जटिलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है? निर्णय की जटिलता के लिए, जो मुश्किल निर्णय होते हैं उनकी, है ना, उसके लिए कौन सा कारण नहीं है? हर व्यक्ति की अलग अलग जोखिम प्रवृत्तियाँ होती है। बिल्कुल होती है। प्रबंधक प्रायः निर्णयों को साझा करते हैं और निर्णयों के तत्काल अल्पकालीन प्रभाव होते हैं। विकल्प चुनने के कई मापदंड होते हैं, मानदंड होते हैं। सी वाले पे जाएंगे। निर्णयों के तत्काल अल्पकालीन प्रभाव नहीं होते हैं भैया, ये वाला आंसर आएगा इसमें। निर्णयों की जटिलता के लिए निर्णयों के तत्काल अल्पकालीन प्रभाव होते हैं, ये कारण नहीं है भैया। ठीक है, जटिलता के लिए कारण नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा। उच्च केंद्रीकरण वाले एक संगठन में, उच्च केंद्रीकरण वाले एक संगठन में शीर्ष प्रबंधक सभी निर्णय लेते हैं। निचले स्तर के प्रबंधक केवल निर्देशों का पालन करते हैं। ठीक है, समस्या जल्द और प्रभावी रूप से हल हो जाती है। कॉर्पोरेट मुख्यालय शाखा कार्यालयों के केंद्र में स्थित होता है। शीर्ष स्तर के सभी अधिकारी एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं। ये तो कोई बात ही नहीं हुई। ए वाले आंसर पे जाएंगे। शीर्ष प्रबंधक सभी निर्णय लेते हैं, नाम ही उच्च केंद्रीकरण संगठन है इसका। तो जो शीर्ष प्रबंधक होते हैं वो सभी निर्णय लेते हैं, और निचले स्तर के प्रबंधक जो होते हैं वो केवल निर्देशों का पालन मात्र करते हैं। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है हमारा। विभिन्न प्रकार के विशिष्ट क्षेत्रों में दक्ष कार्यकर्ताओं का एक समूह जिसे किसी परियोजना या विशेष कार्य के लिए एक साथ लाया जाता है, वो टीम कहलाती है या टीम होती है। कौन सी टीम? देखो भैया, विभिन्न प्रकार के विशिष्ट क्षेत्रों में दक्ष लोग हैं सब कार्यकर्ता, और उनका एक समूह है जिसे किसी परियोजना या विशेष कार्य के लिए एक साथ लाया गया है। कोई काम कराना है और उस काम कराने के लिए उनको एक साथ लाया गया, तो वो टीम क्या करेगी? वो उस काम को पूरा करेगी, तो पार कराएगी काम को। पार कार्यात्मक, डी आंसर हमारा, पार कार्यात्मक।
अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से प्रबंधन के 4 प्राथमिक कार्यों में से कौन सा एक नहीं है भैया? मैनेजमेंट के जो 4 प्राथमिक कार्य होते हैं प्राइमरी, उनमें 4 में से कौन एक नहीं आता है? योजना बनाना आता है, नियंत्रण भी आता है, स्टाफ भर्ती नहीं आता है भैया, क्योंकि ये बाद में आता है ना। संगठित करना तो आता ही है खैर, ठीक है। स्टाफ भर्ती करना, प्राथमिक कार्य देखो, योजना, आयोजन, निर्देशन, नियंत्रण, है ना, और संगठन। स्टाफ भर्ती करना प्राथमिक कार्य नहीं है, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है, कार्य को न्यूनतम प्रयास, व्यय या बर्बादी से करवाना की परिभाषा है। कार्य को न्यूनतम प्रयास और न्यूनतम व्यय या न्यूनतम बर्बादी से करवाना की परिभाषा है। किसकी परिभाषा है भैया? योजना की, या प्रबंधन की, या दक्षता की, या प्रभावशीलता की? ओके, दक्षता की। अगर आप किसी कार्य को करने में दक्ष है तो आप क्या करेंगे? आप कम से कम प्रयास में और कम से कम व्यय में और कम से कम खर्च में, बर्बादी से, है ना, उस काम को करवाएंगे आप। तो ये परिभाषा दक्षता की है। किसकी है? दक्षता की, ठीक है। कार्य को न्यूनतम प्रयास, व्यय या बर्बादी से करवाना दक्षता की परिभाषा है। दक्षता का सामान्य अर्थ यह है कि किसी कार्य या उद्देश्य को पूरा करने में लगाया गया समय या श्रम या ऊर्जा कितनी अच्छी काम में आती है भैया। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्यावसायिक संगठनों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले 3 मुख्य प्रकार के पूर्वानुमान है। व्यावसायिक संगठन जो होते हैं उनके द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले 3 मुख्य प्रकार के पूर्वानुमान कौन कौन से हैं जिनको वो लगाते हैं? फोरकास्ट, आर्थिक, तकनीकी और मांग। मेरे हिसाब से तो मैं पहले पे ही जाऊंगा, 10 का है, राइट। क्योंकि आर्थिक गतिविधियों से संबंध रखते हैं वो पूर्वानुमान में कितना पैसा लगेगा, तकनीक कौन कौन सी, और कितने लोग इसकी मांग करेंगे, सबसे उत्तम। व्यवसायिक संगठनों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले 3 मुख्य प्रकार के आधार पूर्वानुमान है, आर्थिकी है और तकनीकी और मांग है। निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग अंतर समूह, इंटरग्रुप संघर्षों को अप्रत्यक्ष रूप से सुलझाने के लिए किया जाता है? अगर 2 ग्रुपों में संघर्ष हो गया तो उनको सुलझाने के लिए कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा? परिहार, प्रोत्साहन, सौदेबाजी, उपरोक्त सभी ना, परिहार विधि का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अंतर समूह संघर्षों को अप्रत्यक्ष रूप से सुलझाने की प्रक्रिया को परिहार कहा जाता है भैया, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, संघर्ष प्रबंधन, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट क्या है? संघर्ष प्रबंधन, संघर्ष से बचना, सभी तरह के संघर्षों को रोकना, संघर्ष का वांछित स्तर पर प्राप्त करना और संघर्ष को प्रोत्साहित करना। आई थिंक सी पे जाएंगे हम, ओके। आंसर इसका 12 का है ना, 13 दे दिया डायरेक्ट, सी, संघर्ष को वांछित स्तर पर प्राप्त करना, है ना, ओके। अगला क्वेश्चन है, अंतिम उपभोक्ताओं को सामान कौन बेचता है? ठीक है ना भैया, कंफर्म है, संघर्ष को वांछित स्तर प्राप्त करना उसका 12 का, ठीक है। अंतिम उपभोक्ताओं को सामान कौन बेचता है? निर्माता या उत्पादक? वो तो बेच ही नहीं सकता है। खुदरा व्यापारी, वितरक या बिचौलिए? खुदरा व्यापारी। खुदरा व्यापारी वही फुटकर माल जहाँ से आप लेके आते हो सामान, उपभोक्ता लोग, है ना, खुदरा व्यापारी। वह व्यापारी जो थोड़ा थोड़ा करके विभिन्न जगह सामानों को बेचता है खुदरा व्यापारी कहलाता है ना। यदि कंपनियां टीम वर्क को महत्व देती है, किसको? टीम वर्क को महत्व देती है, तो व्यक्तियों को प्रोन्नति अर्थात उन्नति, वेतन वृद्धि और अन्य प्रकार की मान्यताएं या पहचान इस आधार पर दी जानी चाहिए कि वे के रूप में कितना प्रभावी रूप से कार्य करते हैं। अगर आप कंपनी जो है टीम वर्क को महत्व देती है तो उसी आधार पर क्या करना चाहिए, के रूप में कितना प्रभावी रूप से कार्य करते हैं, लीडर्स के रूप में, समूह के सदस्य के रूप में, टीम के सदस्य के रूप में, अकेले व्यक्ति के रूप में, है ना। तो उत्तर सीधा सट मिल रहा होगा आपको, डायरेक्ट प्रश्न से क्लियर हो रहा है हमको, है ना। टीम के सदस्य के रूप में, टीम के सदस्य के रूप में कितना प्रभावी रूप से कार्य करते हैं, इस आधार पर ही उनको वेतन वृद्धि मिलनी चाहिए और इसी आधार पर उनको पहचान मिलनी चाहिए, मान्यताएं मिलनी चाहिए और उसकी उन्नति होना चाहिए, ठीक है ना। तो हमारा आंसर है बी। किसी समस्या के लिए किसी दूसरे को दोष स्वीकार कराने का प्रयास टकराव से निपटने के किस अनुकूलन का उदाहरण है? टकराव से निपटने के किस अनुकूलन का उदाहरण है? बचना, प्रतिस्पर्धा, समायोजन करना या समझौता?
ठीक है, तो 15 का बी आंसर प्रतिस्पर्धा हमारा, है ना। एक तरह का कंपटीशन है, किसी समस्या के लिए किसी दूसरे को दोष स्वीकार कराने का प्रयास, टकराव से निपटने के किस अनुकूलन का उदाहरण है, तो प्रतिस्पर्धा का उदाहरण है। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, ईमानदार होना, गलती मानना और अपनी ताकतों और सीमाओं को जानना से जुड़े कौशल है भैया, क्षमता से जुड़े कौशल है भैया है। किससे? हर किसी की क्षमता नहीं होती है कि अपनी गलती स्वीकार कर ले, दूसरे पर दोष मढ़ता है हर कोई आदमी ज़्यादातर, है ना। तो ये क्षमता का कौशल है ना। ईमानदार होना, गलती मानना, अपनी ताकतों और सेवाओं को जानना, है ना, से जुड़े कौशल है, कॉम्पिटेंस है। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्थितियों को संभालने में विश्वसनीयता, पूर्वानुमेयता और अच्छे निर्णय हैं, सामंजस्य, सत्यनिष्ठा या अखंडता, निष्ठा या सामंजस्य या खुलापन। ठीक है, बताइए 17वां नंबर का। ओके, सी आंसर, सामंजस्य। सामंजस्य स्थितियों को संभालने में विश्वसनीयता व पूर्वानुमेयता और अच्छे निर्णय है भैया। सामंजस्य के साथ अगर काम करेंगे आप, बैलेंस बना के काम करेंगे तो काम अच्छे होंगे, सीधी सी बात यह है। स्थितियों को संभाल पाएंगे, है ना, विश्वसनीयता बढ़ेगी आपकी, पूर्वानुमान बेहतर होंगे। ठीक है, सामंजस्य स्थितियों को संभालने में विश्वसनीयता, पूर्वानुमेयता व अच्छे निर्णय को दर्शाता है ना। सामंजस्य एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अथवा समूह अपने भौतिक अथवा सामाजिक पर्यावरण के साथ तादात्म्य स्थापित कर स्वयं संबंधों का विकास करता है। तादात्म्य का मतलब क्या भाई? देखो, तादात्म्य का मतलब होता है दो चीज़ों का परस्पर अभिन्न होने का भाव जो होता है ना। दो चीज़ें परस्पर कैसी है, एक दूसरे से भिन्न नहीं है, मतलब उनको मिलाने का भाव, है ना, मिश्रण का भाव, यह है तादात्म्य, मिला जुला के काम करवाना। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से वह कौन सी विधि है जिसका प्रयोग करके समूह निर्णयन में समनुरूपता की प्रवृत्ति पर काबू पाया जा सकता है? नॉमिनल, ग्रुप टेक्निक, बुद्धिशीलता, ब्रेन स्टॉर्मिंग है भैया, ब्रेन स्टॉर्मिंग। ठीक है, जिसका प्रयोग करके समूह निर्णयन में, समूह जो निर्णय लेता है उसमें समनुरूपता की प्रवृत्ति पर काबू पाया जा सकता है। ठीक है, बुद्धिशीलता वह विधि है जिसका उपयोग करके समूह निर्णयन में समनुरूपता की प्रवृत्ति पर काबू पाया जा सकता है। ठीक है, बुद्धिशीलता एक समूह रचनात्मक तकनीक है जिसके द्वारा अपने सदस्यों द्वारा स्वैच्छिक रूप से योगदान किए गए विचारों की एक सूची एकत्र करके एक विशिष्ट समस्या का निष्कर्ष निकाला जाता है। कोई विशेष समस्या होती है, उसका निराकरण निकाल सकते हैं आप, किसके द्वारा? बुद्धिशीलता विधि द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन का एक उदाहरण है भैया? संगठन का, केवल अस्पताल, केवल कॉलेज, ये तो सब है भैया, केवल कारखाने, उपयुक्त सभी है, उपयुक्त सभी डी पे जाएंगे हम तो। ठीक है भाई, उपयुक्त सभी आंसर है हमारा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मनोवैज्ञानिक व्यक्तिगत भिन्नता की नहीं है? मनोवैज्ञानिक व्यक्तिगत भिन्नता की नहीं है। रंग रूप, कौन सा? रंग रूप। रंग रूप से मनोवैज्ञानिकता से कोई लेना देना नहीं होता है, इसका अधिगम से है, व्यक्तित्व से, अभिप्रेरणा से है। ठीक है ना, बाकी रंग रूप से नहीं है। मनोवैज्ञानिक व्यक्तिगत भिन्नता का उदाहरण रंग रूप नहीं है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधन प्रक्रिया का एक तत्व नहीं है? प्रबंधन प्रक्रिया का एक तत्व नहीं है। स्टाफ की भर्ती, नेतृत्व करना, मूल्य निर्धारण करना, योजना बनाना। 21 का ए, स्टाफ की भर्ती, ये प्रबंधन प्रक्रिया का तत्व नहीं है भैया, स्टाफ की भर्ती। ठीक है, क्लियर है? देखिए अगला क्वेश्चन, चलिए भाई, इसमें 21 ही क्वेश्चन एंड है। ठीक है, 21 पर एंड है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ठीक है, गुड डे।